नागार्जुन की काव्य कला जो कविता का क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट को थोड़ा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। संघर्ष सौंदर्य का बाई प्रोडक्ट। ये बहुत बारीक बात सर कह रहे हैं। कि इंदु जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? भूल गई बाप को? हमारी चर्चा के केंद्र में नागार्जुन की कविताएं हैं। नागार्जुन की बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो अप्राप्य हैं। यात्री थे, घुमक्कड़ थे, बहुत घूमते थे। बहुत सारी तो रचनाओं की पूरी थैली ही उनकी छूट गई। एक बार की घटना, कटनी की घटना, उनके पुत्र शोभाकांत जी ने बड़ा वर्णन किया है कि पूरी की पूरी जो कविताओं की थैली थी, झोला था, वो रिक्शे में छूट गया और वो पता नहीं कहाँ गया। तो अब जो हम समेट पाए हैं, उनके पुत्र शोभाकांत जी ने बहुत अथक प्रयास के बाद जो रचनाएं वो संकलित कर पाए और उनकी सभी रचनाओं को इकट्ठा किया है। तो वो रचनावली के रूप में आई है। 7 खंडों में रचनावली है, जिसमें 2 खंड हिंदी कविता के हैं। ये रचनावली है, इसके 7 खंड हैं, जिनके 2 खंड हिंदी कविताओं के हैं। वो खंड हमारे पास अभी मौजूद हैं और उसके अलावा एक तीसरे खंड में उनकी मैथिली, बांग्ला और संस्कृत की कविताएं भी संकलित हैं। कुल मिलाकर करीबन 921 कविताएं हमारे पास अभी नागार्जुन की उपलब्ध हैं और इन्हीं कविताओं के आधार पर हम नागार्जुन को थोड़ा और खोजने की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा समझेंगे हमारे आमंत्रित विद्वानों से कि नागार्जुन की काव्य कला जो कविता का क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट को थोड़ा हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि नागार्जुन की काव्य कला कैसी थी, उनका शिल्प, उनकी भाषा, उनकी शैली। तो तिवारी सर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जब हम कहते हैं कि कविता का शिल्प, तो उससे हमारा अभिप्राय होता क्या है? कविता का शिल्प, सबसे पहले तो कवि जो बात कहना चाहता है वो बात उसी रूप में कह पाता है कि नहीं, इससे निर्मित होता है और निर्धारित होता है। लेकिन नागार्जुन जिस तरह के कवि हैं और जितनी उनकी संवेदना में व्यापकता है, उसके अनुसार उनके शिल्प में प्रयोग की भी बहुलता है। और इसलिए अगर उसको बात शुरू करने के लिए दूसरे शब्दों में बात कहूँ तो ये कि नागार्जुन जितने कवि संघर्ष के हैं, उतने ही सौंदर्य के कवि हैं। कोई महाकवि संघर्ष का और सौंदर्य का कवि एक साथ होता है। संघर्ष की जरूरत क्यों है? इसलिए कि जीवन में जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध नहीं है और जो कुछ चाहिए वो सुंदर है। तो उस सौंदर्य को पाने के लिए संघर्ष करता है। इसलिए संघर्ष सौंदर्य का बाई प्रोडक्ट है। जी जी जी, माने संघर्ष सौंदर्य का बाई प्रोडक्ट। ये बहुत बारीक बात सर कह रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा और इसके अर्थ को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस चीज़ की आप अपेक्षा करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, वो जाहिर है कि आपके जहन में वो चीज़ एक सुंदर चीज़ के रूप में है, तभी तो आप संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। तो संघर्ष की कविता और सौंदर्य की कविता, इनमें कोई बड़ा विभेद नहीं देखना चाहिए। नहीं, इसका कारण असल में रचना की मूल प्रकृति में ही छिपा हुआ है। जी। जो व्यक्ति ब्रह्मा की बनाई दुनिया से संतुष्ट होगा, उसको अपनी कल्पना में एक और दुनिया बनानी नहीं पड़ेगी। जी जी जी। जो ब्रह्मा की दुनिया से असंतुष्ट होगा, वो कल्पना में एक और दुनिया बनाएगा। और असंतोष तब होगा जब असंगति होगी। इसलिए कवि की दुनिया में, कवि की बनाई दुनिया में असंगति नहीं होगी, सौंदर्य होगा। वो सौंदर्य की खोज करेगा। इसलिए असंगति, असंतुलन, अतिरेक, ये असुंदरता की निशानी है। संतुलन, संगति, ये सौंदर्य की खोज है। और कविता इसी सौंदर्य की खोज करती है। इसी अर्थ में कविता की जरूरत बनी रहती है और कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी। संसार जितना असुंदर होता जा रहा है, कविता की जरूरत उतना ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए कविता अप्रासंगिक नहीं होती। नागार्जुन के यहाँ इसीलिए आप देखेंगे कि एक तरफ संघर्ष इतना तीव्र है और दूसरी तरफ वो संघर्ष से थका हारा, उकताया हुआ मन
वो प्रकृति में खोजता है। प्रकृति में सौंदर्य है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छुपाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद तो गांव की धूल पगडंडी की चंदन वर्णी मालूम पड़ती है। ये सौंदर्य का क्या बढ़िया प्रयोग है, प्रतीक है। तो जीवन में जो कुछ भी सहज है, जो कुछ भी कोमल है, जो कुछ भी तरल है, उसके मैंने उनको प्रतीकों के माध्यम से, किसी माध्यम से नागार्जुन चित्रित करते हैं। ये इनके प्रयोग हैं। इनसे शिल्प की रचना भी होती है। शिल्प व्यापक रूप से वो संघर्ष से उबे हुए मन की खोज भी है, कल्पना भी है। उस कल्पना से भी शिल्प पैदा होता है। लेकिन उस खोज में वो प्रयोग इस तरह के आते हैं, तुम पानी में आग लगाओ नदियां बदलाए ले ही लेंगी। प्रवासी आदमी है, बहुत दिनों बाद अपने परिवार में लौटा है। शोभाकांत को, वो शोभाकांत ही थे, हालांकि कविता में नहीं है, वो बच्चे को देख के, अपने ही बच्चे को देख के उसके दंतुरित मुस्कान पे विवल होते हैं। ये दंतुरित मुस्कान, ये प्रयोग कितना कलात्मक है। आज मैं बीज हूं, अलक्षित नाचीज हूं। धरती की जादुई कोख में, सोचिए, धरती की जादुई कोख, वो उसी तरह का चमत्कारिक प्रयोग है। अभी अभी करवटें लेंगे बूंदों के सपने, फूलों के अंदर, फलों फलियों के अंदर। बूंदों के सपने फलियों के अंदर करवटें लेंगे। ये शिल्प है। ये जनवादी या जुझारू कवि का, संघर्षशील कवि का ये कितना मतलब मोहक, कितना पारदर्शी और कितना संवेदनशील शिल्प है। तो शिल्प का प्रयोग, कला का प्रयोग माने एक व्यापक भावभूमि से लेके छोटे छोटे प्रयोगों तक नागार्जुन के यहाँ देख सकते हैं। और इन प्रयोगों में उनकी भाषा बड़ा जादुई काम करती है। मांग में भर लो बेटी, बेटी उल्लेखनीय है। मांग में भर लो बेटी सिंदूरी छलना, तब विज्ञापन मांगने निकलना। वो एक स्त्री की विडंबना, विज्ञापन में बिकती नारी, हरिशंकर परसाई का व्यंग याद आता है। उस स्त्री की विडंबना को, वो मजबूर है, उसकी विडंबना को नागार्जुन किस गहराई से समझते हैं कि सिंदूरी छलना भर के निकलेगी तभी विज्ञापन में मिलेगा। लेकिन वो विवशता में करती है बेटी। छोटे छोटे संकेतों से पता चलता है कि भाषा से, प्रतीकों से, शब्दों के प्रयोग से और पूरे वितान से नागार्जुन के शिल्प प्रयोग का वैविध्य हमारे सामने आता है, जैसे उनकी संवेदना का वैविध्य हमारे सामने आता है। कुट्ठल घट्ठों वाले कुलिश कठोर पैर लिखने वाला कवि है, खुरदरे पैर, वो कवि है। और वो कवि पहुंच के लिखता है दूसरे तरह की चीजें। नागार्जुन के सामाजिक राजनीतिक विवेक से उनके कलात्मक विवेक का बड़ा गहरा संबंध पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं हैं, अटूट हैं। इतने अटूट बहुत कम कवियों के यहाँ होते हैं कि नागार्जुन भिन्न भिन्न लगने वाले प्रतीकों से एक बात को इतने स्तरों पर व्यक्त कर देते हैं कि चमत्कृत होना पड़ता है। अब उनकी एक कविता है गांधी टोपी हैट के प्रति। टोपी एक सिंबल है। और दूसरी कविता है जिस पर संकलन भी है, पुरानी जूतियों का कोरस। और दोनों राजनीतिक कविताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो टोपी से जूती तक वो राजनीति को इन बिल्कुल विरोधी प्रतीकों के माध्यम से और तथाकथित जनतांत्रिक राजनीति को और उसके राजनीति के विभिन्न शेड्स को, विभिन्न स्तरों को, विभिन्न धाराओं को इतने
कौशल से व्यक्त कर देते हैं कि पढ़ने वाला चमत्कृत हो जाता है। वो कहा ना कि आज मैं अलक्षित हूँ, तो अलक्षित चीज़ों को नागार्जुन किस तरह से प्रक्षेपित करते हैं वो अपने प्रतीकों से, ये विचार करने की चीज़ है। कई बार तो नागार्जुन की कविताओं में शायद जानबूझकर जो वो कहना चाहते हैं वो कहते ही नहीं, उनका कथ्य कविता में पूरी तरह से अप्रत्यक्ष रहता है, लेकिन उसकी इतनी गहरी मारक क्षमता होती है कि जो वो कहना चाहते हैं वही उतरेगा आपके दिलो दिमाग में। कि जो त्रिलोक सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि ये जो कविता हम लिखते हैं, हमारे अंदर तो भाव होते हैं, विचार होते हैं, हम उसको कागज़ पर कैसे उतारेंगे, किस स्वरूप में वह पाठक तक पहुँचेगी, यह कवि का अपना विवेक और अपना निर्णय है। कितनी उसकी लंबाई होगी, उसको हम इतिवृत्तात्मक रूप में रखेंगे या उसको हम प्रच्छन्न रूप में रखेंगे, फंटासी का उपयोग करेंगे, या हम उसको किसी बड़े बिंब से अभिव्यक्त करेंगे या छोटे प्रतीकों से सूक्ष्मता से करेंगे। तो ये है जिसे हम कविता का शिल्प कहते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है। आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा शिल्प के ऊपर और प्रकाश डाल सकेंगे कि कविता का शिल्प कोई सामान्य साहित्य का नया अनुरागी अगर समझना चाहे कि शिल्प होता क्या है और किसी कविता के शिल्प में झांकना चाहे तो उसे किन चीज़ों को देखना चाहिए? असल में कविता का जो जिसे हम शिल्प कहते हैं, नागार्जुन की कोई दो कविताएं अगर आप पास में रख लें तो उनकी भाषा में आपको सामने नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं ऐसा है कि नागार्जुन रूढ़ शब्दों के पिरोने वाले कवि नहीं हैं। एक इसका मतलब उनकी रचना का शिल्प पहले से मैं फिर कह रहा हूँ, खुद नागार्जुन को नहीं पता होता कि मैं कैसी कविता लिखने जा रहा हूँ। हर सच्चे कवि को, मैं अच्छे कवि को इसी रूप में मैं देखता हूँ। सूरदास के बहुत सारे पद ऐसे हैं जो उस परंपरा से या परंपरागत प्रतीकों से बाहर निकाल के उसको ले आते हैं और वे देर तक जिंदा रखते हैं उस कविता को। नागार्जुन की शक्ति और दिक्कत ये है कि उसे कविता नहीं लिखनी, उसे कविता के बहाने एक युद्ध में अपने आप को प्रविष्ट करना है। कबीर उस समय में अगर वो ये कह पा रहे थे कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, इससे अधिक क्रांतिकारी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर नागार्जुन और अकेले नागार्जुन इमरजेंसी के दिनों में ये कह पा रहे थे कि इंदु जी क्या हुआ आपको, भूल गई बाप को, सुनकर हिटलर के घोड़े की टाप को, बेटे को उतार दिया, बोर दिया बाप को, मतलब ऐसी बातें कहना उस समय जबकि वो सत्ता के शीर्ष पर थी। हाँ, वो सत्ता के शीर्ष पर थी, पर वो ऐसा क्यों कह रहे थे और क्यों कह पा रहे थे? उस समय जिस तरह से वो अपनी चिंता किए बगैर और अपने अंदर से आने वाली आवाज़ को तस्वीर उसकी बना रहे थे, ये एक तरह का रेखांकन होता है। बेसिकली कविता लिखना, कविता दिखता है कि कविता लिखी जा रही है, वो एक तस्वीर बनाते हैं। नागार्जुन का शिल्प गढ़ा हुआ शिल्प मेरी दृष्टि में नहीं है, पढ़ा हुआ शिल्प भी नहीं है। ये वो शिल्प है जो उसकी अनुभूति ने सृजित किया है। ये उसको सामान्य कवि से या सामान्य लोगों से थोड़ा अलग करता है और अति सामान्य व्यक्ति के निकट ले जाता है। कविता के पंडितों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी जो नागार्जुन ने जिस पैनेपन के साथ लिखी हैं। नागार्जुन का जो शिल्प है वो अनुभूति का रचा हुआ है और वो किसी से कुछ भी कॉपी नहीं करते, खुद से भी नहीं करते कि मैंने कोई मोह नहीं पालता ये कवि कि मैंने 20 बरस पहले या 10 बरस पहले इतने अच्छे से अच्छी बात कही थी, कुछ ले लो इसमें से ना। तो जब आप नागार्जुन की वे कविताएं पढ़ेंगे जिनसे वे कम जाने जाते हैं, वे उन कविताओं से भी ज़्यादा बेहतरीन कविताएं हैं और देर तक जिंदा रहने वाली कविताएं हैं जो दिखने में आक्रामक लगती हैं। क्योंकि कवि के अंदर आक्रामकता कभी कभी पैदा होती है और कोमलता उसका स्थायी भाव होता है। वो नागार्जुन में मैंने बार बार देखा।